भारत 24 पर। मैं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। आतंक के खिलाफ भारत 24 की दहाड़। पहलगाम में निहत्थे लोगों का नरसंहार करते हुए आतंकी भागे भागे फिर रहे हैं। वो भारतीय शूरवीरों से अब लोहा लेने से डर रहे हैं। इनकी तलाश पूरी घाटी में की जा रही है, चप्पे चप्पे में तलाशी ली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का कायराना हमला इन आतंकियों ने अंजाम दिया उसने देश के लोगों के बीच एक बार फिर से आक्रोश पैदा कर दिया है। वैसे इस दुख की घड़ी में हर कोई भारत के साथ है, वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, वो सरकार के समर्थक हो या फिर सरकार का विरोध करने वाले। हर कोई पहलगाम के गुनहगारों को जहन्नुम का रास्ता दिखाना चाहता है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहलगाम के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी हो चुके हैं। आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा उनमें से एक है जिन्होंने पहलगाम में अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भारत की आत्मा को लहूलुहान कर दिया है। ऐसे में अब ये मानकर चलिए कि आने वाले वक्त में आतंक के रहनुमाओं के लिए अच्छी खबर आने वाली नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब सेना के शूरवीरों के निशाने पर आतंकी होंगे। आज दहाड़ में करेंगे इसी पर चर्चा। पूछेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में आतंक का खात्मा कब होगा, कैसे होगा, देश के बेगुनाह लोगों की टारगेट किलिंग का बदला कब और कैसे लिया जाएगा। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। I offer my deepest condolences to their families and to all those who have lost loved ones in this tragic incident. वो उतना काफी है। अब ये बाद में बोलेंगे सिक्योरिटी कैसा होना बोल तो सिक्योरिटी फेलियर हुआ ना वहां पर। तो इन चीजों को रोकने की बहुत जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट उस पर चेक करे कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पे हमला हुआ है। इतना ही कह सकती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को चाहिए जल्द पता लगाएं, जो भी इसके पीछे दहशतगर्द होंगे उनको पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, और ताकि आने वाले जो वक्त में इस चीज को याद किया जाए और दोबारा खुदा ना खासा इस तरह का वाकया ना हो। तो दहाड़ के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आज पहला सवाल जिस पर रहेगी चर्चा, गुस्से का सैलाब, आतंक का होगा हिसाब। सेना को फ्री हैंड, आतंकियों का जल्द दी एंड। आवाम का नरसंहार, आतंकी ठिकानों का होगा सर्वनाश। हिंदुस्तान तैयारी में लगा है, पाकिस्तान में रत जगह है। बदला मांगे आवाम, आतंक का मिटेगा नामो निशान। साथ ही अक्षय मेरे साथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड इस वक्त अदिति हैं, जो कश्मीर से लगातार तस्वीरें श्रीनगर से दिखाती आ रही हैं कि आज घाटी में किस तरीके की तस्वीर इस आतंकी हमले के बाद है। अदिति, क्विकली आपके पास आते हुए अक्षय फौरन आपके पास आऊंगी और फिर मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। अदिति, अभी सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। 148 करोड़ भारतीयों का ये देश इस वक्त ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान को जवाब कैसे देगा भारत, और इस बैठक से उम्मीदें बड़ी हैं। बड़े फैसलों की संभावना इस बैठक में क्या बन रही है? अभी आपको कुछ देर बाद, जैसे अभी आप बता रही थी, कि जहां पर आतंकियों के ठिकानों को पकड़ा गया है और कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, फायर भी एक्सचेंज हुई है, फायर ब्रेकआउट हुआ है, ये तमाम चीज़ें भी हुई हैं। अभी जिस इलाके में कल जो घटना हुई उसके अगर अंदर जंगल के बीच में देखा जाए तो ये भी बताया गया है कि एक एनकाउंटर हुआ है, इरप्ट हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के बीच में। तो कई और ऐसी चीज़ें, ये तंग मर्ग
ये इलाका है तनमर्ग इलाका, साउथ कश्मीर का है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है जो आज ये गतिविधियां हुई हैं, जहां पे कई आतंकवादी और संदिग्ध स्थितियां थी, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा है। एक बात तो ये एनकाउंटर ब्रेकआउट हुआ है कुलगाम कश्मीर, साउथ कश्मीर का इलाका है। दूसरी बड़ी बात है CCS की बैठक, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक फैसले होंगे। ये तो होंगे ब्यूरोक्रेसी फैसले, जैसे आपने देखा पूरे देश में कनाडा के साथ हमारे रिश्ते सबसे ज्यादा खराब हुए, और वो भी तब जब कनाडा ने अपनी पार्लियामेंट में भारत के ऊपर अनर्गल आरोप लगाया, जो भारत खास तौर पे इस तरह के आरोप भारत कभी बर्दाश्त नहीं करता। और जो ये बात है कि हम राजनयिक रिश्ते खत्म कर देंगे, लेकिन अब वो अभी तक पाकिस्तान के साथ उस तरह का नहीं रिश्ता हुआ था कि राजनयिक रिश्ते खराब हो, यहाँ पर जितने भी जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं उनको वापस भेज दिया जाए, पर अब हम उस वर्ज पे पहुंच चुके हैं। आज बड़ा फैसला CCS के साथ, उसके बाद कैबिनेट पे फैसला लिया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि अब आगे की गतिविधियां, जो ये लगातार जो ऑपरेशन हो रहा है, कई ऑपरेशन ऐसे हैं जब मैं और पूर्णिमा बात कर रहे हैं और वो अंदर जो सर्च ऑपरेशन है उसमें कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो शायद हमको कुछ देर बाद छन छन के निकल कर आएंगी, लेकिन ये दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ NIA हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, CRPF हो, तमाम जो फोर्सेस हैं वो धरपकड़ में लगी हुई है अलग अलग इलाकों में, जहां पर भी संदिग्ध अवस्था है, यहाँ तक कि एनकाउंटर और जो फायर ब्रेकआउट भी एक्सचेंज हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है CCS की बैठक, दिल्ली की गतिविधि जो असल में अंजाम देगी और असल में गो अहेड यानी कि ग्रीन सिग्नल होगा, लेकिन फूक फूक कर कदम अब हर लिहाज से पाकिस्तान को ब्लॉक किया जाएगा। एक राजनीतिक रिश्तों के लिहाज से पाकिस्तान वैसे भी एक्सपोज हो चुका है, जिस तरीके से देश भर से, मतलब संकेतों के आगे अब एक्शन का इंतजार है, क्योंकि संकेत सिलसिलेवार तरीके से दे दिए गए हैं। और इसी बैठक पर अपडेट देने के लिए मेरे साथ अक्षय भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अक्षय, बैठक की शुरुआत हो चुकी है, संभवतः क्या क्या हो सकता है इस पर बात जरूर हो रही है, लेकिन इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इट्स हाई टाइम। हमने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी, हमने सबको सुना, निंदा की गई, ये कहा गया देश एकजुट है, देश एकजुट है। और कभी भी आतंकवाद के खिलाफ कोई घटना, आतंकवाद को लेकर जब होती है, आतंकी घटना होती है, तो देश एकजुट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें उस सरकार पर है जो सरकार इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का दावा करती है। सरकार क्या फैसले ले सकती है, आपकी जानकारी क्या कहती है अक्षय? और देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद गृह मंत्री तुरंत कश्मीर पहुंचे, श्रीनगर में बैठक की, आज दिन भर वो बैठकों में शिरकत करते रहे। CCS की बैठक अब काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो गई है। ये माना जा रहा है पहला नंबर तो अमित शाह तमाम जो इनपुट्स उन्होंने जुटाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करेंगे कि किस तरह से वहां पर आतंकी आए और किस तरह से हमला उन्होंने किया। सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से वहां पर काम कर रही हैं, किस तरह से उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है और किस तरह से IB अपना इनपुट्स जुटा रही है और क्या कुछ इनपुट्स अभी तक आतंकियों के बारे में मिले हैं। दूसरी बात यह है कि ये माना जा रहा है कि इस विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा हुई है, अजीत डोभाल से भी चर्चा हुई है। ये माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ जो खबर आ रही है वो व्यापार के सिलसिले को लेकर के कहीं ना कहीं and obviously we're providing whatever assistance and help we can provide to the government, to the people of India. But this has been a wonderful visit. The people here have been so welcoming, so kind to us. We're sad to leave, but excited to get back home. ठीक है, तो अक्षय आप इस पर नजर रखिएगा। जेडी वेंस को आप सुन रहे थे जो कि अपने भारत दौरे पर रहे हैं और इससे पहले भी जो पहलगाम में हमला हुआ उसको लेकर संवेदनाएं और दुख जाहिर जेडी वेंस की तरफ से किया गया था। और सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया इस वक्त पहलगाम में हुए आतंकी हमले की, जो टूरिस्ट पर्यटकों के ऊपर जो हमला किया गया उसकी निंदा कर रही है। इधर CCS की मीटिंग शुरू हो चुकी है, लगातार जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर हम नजर रखेंगे। अदिति ऑन ग्राउंड मौजूद है, अक्षय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत करना चाहूंगी मौसमी सचदेव आपके साथ, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा कि पर्दे के जो पीछे है उसको भी एक्सपोज कर देंगे। पर्दे के पीछे कौन है ये बताने की जरूरत नहीं, पर्दे के पीछे वो है जो कि स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म का, यानी कि पाकिस्तान। और मुझे तो लगता है कि अब जो CCS की मीटिंग शुरू हुई है उसमें ऐसे कड़े फैसले लिए जाने चाहिए कि पाकिस्तान को उसकी असली औकात क्या है ये समझ आ जाए कि बस अब बहुत हुआ,
अब तुम्हारे आतंकी हम लोग को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर तुमने आतंक फैलाने की कोशिश की तो तुमको जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। देखिए, पाकिस्तान जो है ऑक्सीजन प्रोवाइडर है सारे ये ट्रेनिंग कैंप्स के, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स के, और ये आज की बात नहीं है। हम आज एक्शन ले रहे हैं ऐसा नहीं है, हमें टेररिज्म को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, और जितने भी उनके साथ ट्रीटीज है, वाटर ट्रीटीज है, सारा हम मुझे लगता है क्रश कर देना चाहिए। आप 70% ऑफ द एग्रीकल्चर पाकिस्तान का डिपेंड करते हैं हमारे ये वाटर इंडस्ट्रीज में। आप देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान वाटर क्राइसिस में है, वो लोग इतने मुसीबतों में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है, वाटर क्राइसिस में है, स्टिल ये लोग हिम्मत कर रहे हैं ऐसे काम करने के लिए। आई थिंक सारे जो ट्रीटीज चल रहे हैं सबको आई थिंक क्रश कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए, और पाकिस्तान को जो है अभी मुझे लगता है ग्लोबली भी आइसोलेट कर देना चाहिए। ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए जो ये फॉरेन एड आते हैं पाकिस्तान के लिए, कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रेटजीज लेना चाहिए जो फॉरेन एड वहां पे आना बंद हो जाए। ग्लोबली ये समय आ गया है कि ग्लोबली पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना चाहिए। दे आर क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स नाउ, और हमें हमारे जो फेंस है उसको भी मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पुरानी चीजें हो रही है, कब तक हम अपने लोगों को खोएंगे? तो हमें लगता है कि एनआईए इन्वेस्टिगेट नहीं है, नाउ एनआईए मस्ट हंट। आप लीजिए CIBM लीजिए, ड्रोन्स लीजिए, नाइट मिशंस लीजिए, सर्वेलेंस, सब में फंड कीजिए, 24/7 उसको एक्टिव कीजिए। सबसे पहले तो हमें अपने घर में ही जो लोकल सिंपैथाइजर्स है, वी हैव टू विन द वॉर इन आवर ओन होमलैंड कश्मीर में। क्या हम वो जीत पाएंगे? क्या हम जड़ से उखाड़ पाएंगे टेररिज्म को? ये बहुत बड़ा सवाल है, और हमें अभी वाउज, वार्निंग्स, विजिट्स से ज्यादा चाहिए हमें अभी। इट इज नो टाइम टू टेक वाउज, गिव वार्निंग्स, नाउ वी हैव टू रिटालिएट। और सिर्फ रिटालिएशन हमें हर तरीके से, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, हर तरीके से हमें रिटालिएट करना चाहिए, और पाकिस्तान को आइसोलेट करने का टाइम आ गया है, उनको एक्चुअल औकात दिखाने का टाइम आ गया है। आंचल मल्होत्रा सर, पाकिस्तान को आइसोलेट भारत ने कई बार पहले भी किया है, बहुत मायनों में, जब यह कह दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती है। बातचीत और गोली साथ साथ इसको कैरी नहीं कर सकते, यानी कि पहले आप आतंकवाद को खत्म करिए और उसके बाद हम बातचीत की टेबल पर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? आप तमाम डोजियर्स उठा के देख लीजिए, आप ग्लोबल टेररिज्म डेटा को उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान आतंक को अपनी स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता है। 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान ने इसके अलावा क्या किया है? और अगर वाकई में पाकिस्तान को सबक सिखाना है सर, कड़े फैसले, मैं मिलिट्री एक्शन की बात ही नहीं कर रही सर, हर एंगल से पाकिस्तान को ब्रेक करना जरूरी है, और भारत क्या उस स्थिति में आज है? देखिए, बिल्कुल है, और काफी समय से है, और मैं माफी चाहता हूँ, हर 6 महीने में हम इसी तरह की डिबेट पे बैठते हैं, उसी तरह का रिटॉरिक होता है, उसी तरह की अपील्स की जाती हैं, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट आतंकवाद की बात की जाती है। एक सहमति भी है पूरे विश्व में, रशिया, अमेरिका जैसे दोस्त हैं हमारे जो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, बट घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। अब सवाल ये है कि इस परिस्थिति में जब आक्रोश है, क्या फैसले लिए जा सकते हैं? मुझे लगता है कि कोई भी सरकार, कोई भी रिस्पॉन्सिबल सरकार, कोई इस तरह की हालात में जब वो फैसला लेती है तो वो पूरा कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस करती है कि उस फैसले का अंजाम क्या होने वाला है। क्या कोई जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लिया जाए जो बैकफायर कर जाए हम पे? दो तरह की फैसले लिए जा सकते हैं, एक प्योरली सिविलियंस है। देखिए, किसी भी रूलिंग पार्टी की आज की तारीख में यह मजबूरी होगी कि विजिबल मेजर्स को लेके उसे अपने देश में हुए आक्रोश को थोड़ा शांत करना होगा, थोड़े टेम्परेचर्स को नीचे लाना होगा। ऐसे में बहुत सारे, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कुछ फैसला है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, ये सब लिए ही जा सकते हैं। मेरा कहना ये है कि 1-to-1 जो ओपन वॉर है वो सोल्यूशन नहीं है, ये हमारी पॉलिसीज के भी खिलाफ है। हमें इजराइल से क्लू लेना चाहिए, हमें पाकिस्तान को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये कल से नहीं होगा, हो सकता है हम ऑलरेडी कुछ कर भी रहे हो इस दिशा में, हमें ओवर पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान को अंदर से खोखला और कमजोर बनाना है। बालूचिस्तान नेशनल आर्मी को पूरी तरह से हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमें जो भी मुमकिन फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ है आज की तारीख में,
उन्हें मजबूत करना चाहिए। ऑब्वियसली हमें अपनी खुद की सिक्योरिटी तो बढ़ानी है, देश के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं उन्हें तो एड्रेस करना ही करना है। ये सब चीजें तो साथ साथ चलेंगी, लेकिन उनके घर में कोवर्ट ऑपरेशन करके जो इसके पीछे परपेट्रेटर्स हैं, हाफिज सईद है, इस टाइप के जो लोग हैं, क्यों नहीं इजराइल? देखिए आप आज की टेक्नोलॉजी देखिए ना, ईरान के जनरल्स को वो 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर झांकता है तो उनसे ड्रोन आके उड़ा देता है। बहुत सी चीजें ऐसी है जो पॉसिबल है, क्या हम करने के लिए तैयार है, ये अलग चीज है। उसके डायरेक्ट वॉर जो है, जिसे कहते हैं कि एक 1-to-1 ओपन वॉर, उसमें न्यूक्लियर डायमेंशन भी आ जाती है। ये अलग बात है कि हमें नुकसान होगा तो न्यूक्लियर वॉर में पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे से ही हट जाएगा, लेकिन उससे होने वाले जो नुकसान है वो तो सालों साल, सदियों सदियों आने वाली जनरेशन को भुगतने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है सरकार ऑब्वियसली सोच समझ के फैसला लेगी। इमीडिएट अपील हो, ऐसे कुछ फैसले लिए जाएंगे जिससे आम जनता का जो आक्रोश है वो थोड़ा कम हो जाए। मेरी एक को पैनलिस्ट ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात करी। भैया हम बहुत कोशिश कर चुके हैं। पाकिस्तान, दुनिया मानती है इस चीज को कि एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, लेकिन सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। अमेरिका आज की तारीख में हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है, लेकिन अमेरिका के भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान में आज की तारीख में इंटरेस्ट है। वो वहां से बेस ऑपरेट करना चाहते हैं, अफगानिस्तान पे नजर रखना चाहते हैं, ईरान पे नजर रखना चाहते हैं। तो ये अगर हमें नहीं चाहिए, हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि कौन देश कहां तक हमारी मदद करेगा पाकिस्तान को कन्फ्रंट करने के लिए। ये हमारी समस्या है, हमें ही इसे हैंडल करना पड़ेगा, चाहे वो बॉर्डर्स पे हो, चाहे विद इन द कंट्री हो, चाहे उनकी कंट्री में घुस के हमें कुछ करना पड़े। ठीक है सर। कुल मिला के बहुत सारे मेजर्स हैं, सिविलियन मेजर्स कुछ ना कुछ अनाउंस होंगे आने वाले दिनों में, ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि डिमांड सिचुएशन ये डिमांड कर रही है। अगर हम चुप करके बैठ जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। तो ऐसा कुछ ना कुछ किया ही जाएगा। जेपी सिंह सर, जो आक्रोश है ये पूरा, ये 145-148 करोड़ भारतीयों का है। नक्शा उठाकर देख लीजिए, जगह जगह आपको जहां स्टेट से ताल्लुक रखने वाले लोग, पर्यटक जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, जिनको मार दिया गया, वहां पर कश्मीर में आज लोग रो रहे हैं। कश्मीर वासी जिन्होंने आज अपनी दुकानों को बंद रखा, कश्मीर वासी जो इस आतंकी हमले के बाद आंखों में आंसू लिए हैं और इसके साथ उन आतंकियों को कोस रहे हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। इसके पीछे की एक साइकोलॉजी है सर। साइकोलॉजी ये है कि 370 के एब्रोगेट होने के बाद कश्मीर बदला, वहां के लोग मुख्य धारा से जुड़ने लगे, उनको रोजगार मिलने लगा, पर्यटन बढ़ने लगा। जीडीपी में कश्मीर का टूरिज्म कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। आज उनको ये लगता है कि अगर ये सब कुछ जैसे कैंसलेशन हो रही है, टूरिस्ट बाहर निकल रहे हैं, उनको ये डर है कि अगर हम अच्छे जरिए से पैसा कमा रहे थे, मेहनत करके पैसा कमा रहे थे, तो वो 500-500 रुपए पत्थरबाजी के हम आज तक क्यों ले रहे थे। ये साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं कश्मीरियों को आधार बनाकर, इनकी आवाज को आधार बनाकर पाकिस्तान उछलता रहता था। जेपी सिंह सर, आपने सही कहा कि पूरे देश में बहुत बड़ा आक्रोश है और ये देश की बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। जैसा कि आपने कहा, पाकिस्तान का तो हमेशा यही इरादा रहा है कि भारत को डिस्टेबलाइज करो। J&K में 370 के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो रही है, उसमें जो है कोई अड़चन आए। पाकिस्तान यही चाहता है कि जो J&K जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है उसमें किसी भी तरह की तरक्की ना हो। जैसे कि अभी एक हफ्ते पहले मैं जनरल मुनीर साहब से पूछना चाहूँगा कि आप जो भाषण दे रहे थे और उस भाषण में आपने जिक्र किया था कि पाकिस्तान की ये ही पहचान है। जनरल हटा दीजिए, बड़ी सम्माननीय पोस्ट है। मुझे लगता है जनरल मुनीर को जनरल लगाना ही नहीं चाहिए। ओके, बहुत सम्मानजनक पोस्ट है और ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को ऐसी सम्मानित उपाधि देनी ही नहीं चाहिए। हाँ, तो उनसे मैं मुनीर से यही पूछना चाहूँगा कि वो अपने भाषण में जिक्र कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान की संस्कृति और पहचान सबसे अलग है और हम अलग देश हैं। क्या आपकी पहचान और संस्कृति यही है कि निर्दोष और निहत्थे पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में आए हुए थे उनको मार दिया? क्या यही आपकी पहचान है? मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप भूल गए क्या 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, कारगिल वॉर, किस तरह से आपने जो है मुंह की खाई है?
आप भारत से कभी आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप भारत से कभी लोहा नहीं ले सकते। हमारे सुरक्षा बल पूरे तरह से मुस्तैद हैं। ये तो आपका पाकिस्तान में जो आका बैठे हैं आतंकियों के, उनके इंस्ट्रक्शंस पर जिस तरह से ये घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है और ये कभी भी जो है आप इसमें सक्सेस नहीं होगे। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं पूरी तरीके से इसको आतंक को खत्म करने में पूरे कामयाब होंगे। ठीक है सर। और इस तरह से जो है पाकिस्तान का जो इरादा है जेएंडके को डिस्टेबलाइज करना, साथ ही जिस फ्री हैंड की बात हम लगातार करते हैं और ये भी पिछले कुछ समय में कहा गया कि भाई फोर्सेस को फ्री हैंड है, वो फ्री हैंड और ज्यादा फ्री होगा तो मुझे लगता है कि उसका असर और ज्यादा असरदार नजर आएगा। भूषण दीवान साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली खोलने बैठो तो ऐसा लगता है पन्ने ही नहीं खत्म होते सर। एक तो स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म का, आतंकियों को पालता है, ट्रेन करता है, लॉन्चिंग पैड्स, भारत में शांति को भंग करता है, कश्मीर को लेकर राग अलापता रहता है। ये वो कश्मीर सर जिसने तालिबान को शरण दे दी, हक्कानी नेटवर्क को उसने पोसा, टीटीपी को लेकर रोना रो रहा है और फिर कहने लगता है नहीं जी हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। गजब डबल स्टैंडर्ड है सर। दुनिया भर के डॉजियर सौंप दिए, दुनिया भर के डेटा ग्लोबल टेररिज्म डेटा के रिफ्लेक्ट करते हैं। यूएन ने कह दिया कि आप आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए आप नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वही रोना गाना और करना वही जो उसकी आदत है। पूर्णिमा जी, चोर कभी नहीं कहता है मैंने चोरी की है, चोर ये भी कहता मैं समझता हूं पाकिस्तान को बुरा भला कहना इसका समय खत्म हो चुका है। 7 अक्टूबर में 22 में जो किया हमास ने, उसके बाद हिज़्बुल्लाह भी आ गया, हुतीज़ भी आ गए, ईरान भी आ गया। मैं कहता हूं ये उसी का ही काम चल रहा है। और जो ये, और आप देखिए हम क्या खुल के बोलते नहीं हैं कि कश्मीरियों को, हिंदुस्तानियों को नहीं मारा है, चुन चुन के हिंदुओं को मारा है। और हम ये हिंदू मेजॉरिटी देश है और ये हाल हो रहा है। उनको बदनाम करना, ये करना खत्म हो गया है। मैं एम्बेसडर साहब से इत्तेफाक रखता हूं, कोवर्ट ऑपरेशन चाहे बलूचिस्तान आर्मी में हो रहे हो जो भी है, और खैबर पख्तूनख्वा में हो, और साथ साथ स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए इजराइल की तरह, मैं फिर से कह रहा हूं, इजराइल की तरह बिना देर किए तैयारी पूरी करके। दीवान साहब जल्दी से एक बार आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद आपके पास भी आऊंगी मैं। बीके खाना साहब, शायद मुझे उससे पहले हेडलाइंस लेनी पड़ेगी, लेकिन देवनाथ साहब उसी बात को कंटिन्यू करते हुए, ये तो होना ही था। अभी सुरक्षा बल जिस तरीके से आतंकियों को घेर रहे हैं ये होना ही था, लेकिन फिर वही पाकिस्तान का रोना, वही गाना और कश्मीर को लेकर राग अलापना जो पता है कि उसके अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है। अब जो कुछ भी हो रहा है वो किस आधार को तैयार कर रहा है? सीसीएस की बैठक से लेके सरकार की जो अप्रोच है, आपको क्या लगता है? देखिए, सीसीएस की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, बहुत कड़े निर्णय लिए जाएंगे। मैं फौज में था, 34 साल फौज में था, फाइटर पायलट था, बम गिराना मेरे खून में है। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि अब पाकिस्तान का वही इलाज किया जाए जो हमने उरी के बाद किया। हमारी स्पेशल फोर्स और कमांडोज को जमीन के रास्ते पाकिस्तान में पीओके में घुसा देना चाहिए। दूसरी बात, बालाकोट में हमने जो किया, इंडियन एयरफोर्स के पास मिराज 2000 है, अब रफाल विमान है, बहुत ही शानदार विमान है। हमारे पास लेजर गाइडेड, जीपीएस गाइडेड प्रिसीजन वेपन्स हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास बेहतरीन पायलट्स हैं, हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। और एक बालाकोट क्यों, इस बार हम 5 बालाकोट कर सकते हैं। मैं इंडियन नेवी की बात करता हूं, इंडियन नेवी के 4 शिप्स को डिप्लॉय कर दीजिए आप। आज सीसीएस को चाहिए कि नेवी को हुक्म दे कि 4 बैटलशिप्स, फ्रिगेट्स, क्रूजर्स हम डिप्लॉय कर देंगे इंडियन ओशन में, नॉर्थ अरेबियन ओशन में। और पाकिस्तान का जो कराची शहर है, उनका जो हार्बर है और ग्वादर पोर्ट है, उसका ब्लॉकेट कर देंगे हम। एक भी पाकिस्तानी झंडे वाले शिप को हम ना कराची से निकलकर और कहीं जाने देंगे, या दुनिया से जो पाकिस्तानी जहाज पाकिस्तान का झंडा लगाकर वापस आ रहे हैं उनको कराची की तरफ जाने देंगे। सवाल ही नहीं उठता है। अगर इंडियन नेवी आज ये कर दे, आप देखेंगे 15 दिन के अंदर पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। खाना साहब आपके पास आते हुए सर, आपका टेक, एक तो इस हमले के बाद किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होना चाहिए, प्रैक्टिकल है, फीजिबल है हमारे लिए? और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, वापस से पाकिस्तान पर ही आती हूं, हालांकि इतनी बार
नाम लेना भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस ही देता है, लेकिन क्या करें, मजबूर है, पड़ोसी देश है, नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते सर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे ऐसे लोगों को उसने पाल रखा है, मसूद अजहर से लेकर, और कितने सबूत चाहिए, कितने डॉजियर चाहिए, उसके बावजूद बहावलपुर में बैठा हुआ है ये मसूद अजहर। एबटाबाद हमें याद है किस तरीके से यूएस ने एक्शन लिया था सर 9/11 के बाद, वी एग्जैक्टली रिमेंबर। ऐसे और कितने एक्शन की जरूरत पाकिस्तान में घुसकर लेने की है ताकि लोगों को समझ में आए कि जो ये कर रहे हैं वो कितना गलत है। देखिए कि हमें समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है क्या डिफरेंस है। जैसे वो मुनीर बोल रहा था ना कि मतलब क्या डिफरेंस है, मैं डिफरेंस ये बताता हूँ कि बाकी जगह पर, बाकी वाले कंट्रीज के अंदर जो है आर्मी रखते हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर है आर्मी ने एक देश रखा हुआ है। तो ये तो है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही हो रहा है, और हमें जो है आर्मी, इंडियन आप जो पाकिस्तान आर्मी है उनके जो है मनोबल को तोड़ना पड़ेगा, तभी ही इसके ऊपर जो है कार्रवाई अमन जो उनको महसूस होगा कि यह कर सकती है। अभी उसके अंदर कई चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि हम जैसे कि बताया गया कि ऑल आउट वार कर सकते हैं, या हमें अलग अलग तरीके से, जैसे कि बताया कि अलग अलग, जैसे कि अपना जो वाटर तो उधर जाता है उनको रोक सकते हैं, साथ के अंदर जो व्यापार है उसके ऊपर रोक सकते हैं। हर एक देशों के अंदर जो है पाकिस्तान क्या करता है, वो उधर जब जाता है इस्लामिक जो कंट्री के अंदर है उनके अंदर भी उसकी बदनामी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक तरीके से उनको मतलब जो आइसोलेट किया जा सकता है। आइसोलेट तो ऑलरेडी हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जाता हूँ कई बार बाहर जाते के लिए, तो मैंने मिले हैं पाकिस्तानी जो बाहर है, वो आजकल अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कह रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का नाम लेना ही उनके लिए जरा एक किस्म से ट्रस्ट में डालने का है। वो हम तो वो कहते हैं हम तो इंडियन ही हैं, हम तो इंडिया से आए हुए हैं, कहने का मतलब। तो कहने का मतलब पाकिस्तान एज इट इज बड़ा बदनाम है, पर एज ऑफ नाउ हमें चाहिए जो करने के लिए, चाहे वो अभी करे या चाहे वो सोच समझ कर करना चाहिए। और उसके अंदर ये है कि हमें इनको डिवाइड करना चाहिए 5 हिस्सों के अंदर। पीओके के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर है, पंजाब अलग के चाहिए, और ये सिंध और साथ के अंदर जो है बलूचिस्तान। आप देखिएगा कि सिर्फ पंजाब पाकिस्तान के अंदर रह जाएगा, तो पंजाब ही उसके अंदर कंट्रोल कर रहा है। पंजाबियों को ही वहाँ पर, पंजाब जो पाकिस्तान के जो पंजाबी हैं उनके अंदर कुछ किया जाएगा तो ही उनको प्रॉब्लम आएगी। वो उनको बलोचिस्तान के अंदर है या उसके अंदर पीओ के अंदर है, लेकिन उनको कोई वो नहीं आएगा। एक चीज मैं, और ये मेरी खबर आई है, शायद गलत होगा, कि ये जो 4 आदमी जो पकड़े हैं जो आए हैं, इनका जो कंट्रोल जो लीडर था वो एक कैप्टन था एसएससी का, जो कि पाकिस्तान के कमांडो है, और वो ही अभी उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दी है, ये मेरी खबर शायद गलत हो, कि उनको ये ऑर्डर दिया गया था कि आपने पकड़ा नहीं जाना, चाहे डेड या अलाइव, या अगर आप आज रात को या कल तक अगर वापस नहीं पहुंचते हैं तो उनके लिए बहुत बुरी बात है। और ये जब उन्होंने घेरा डाल रहा है और टंग मार के अंदर है, वो एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आप देखा जाए कि अगर आप चलेंगे पहलगांव की साइड से अंदर, ऊपर साइड के अंदर निकलेंगे, आप अमरनाथ यात्रा में अमरनाथ में जाते हैं, वहां से नीचे अगर उतरोगे तो वहां पर जो टंग मार के एरिया ही आता है। तो कहने का मतलब वहां पर उनके जो मुठभेड़ हो रही है, इनको वापस नहीं जाने देना चाहिए। अगर उनको पकड़ लेंगे, डेड और अलाइव पकड़ लेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पकड़ लिया है, अगर लिया है तो इससे जो ज्यादा सबूत आपको मिल नहीं सकता है, आप उनके साथ में जो भी कार्रवाई करना चाहिए। तो ये आज रात जो है बहुत अहम रात है, जिसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको घेर कर रखा हुआ है। लेट अस सी क्या होता है कल सुबह तक। लेकिन अचल मल्होत्रा सर, कितना कंसर्निंग पर्सपेक्टिव कश्मीर में टूरिज्म डेंट को लेकर सर आप देखते हैं, और क्या ये कहा जा सकता है कि ये पैटर्न आतंकियों ने अपना कुछ इस तरीके से चेंज किया 2017-19, अब ये 2025, इससे पहले अमरनाथ यात्रा पर, फिर उसके बाद इधर टूरिस्ट जो पहुंचे पहलगाम में उन पर अटैक करना, मतलब टूरिस्ट टेररिज्म अगर मैं इसको कहूँ, क्या ये मॉडस ऑपरेंडी पाकिस्तान और उसके भेजे हुए आतंकी तब्दील कर रहे हैं, आपको लगता है? और ये कितना बड़ा डेंट है सर, क्योंकि खुद कश्मीरी रो रहे हैं, 90% सर बुकिंग कैंसिल कर दी गई है, ट्रैवल एजेंट्स बता रहे हैं, जितने लोग पहुंचने वाले थे, जो ऑलरेडी थे वो वहां से निकल रहे हैं। बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए पाकिस्तान की डेफिनेट स्ट्रेटजी ये है कि हिट वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। तो पिछले कुछ सालों में कश्मीर में नॉर्मलसी आई है,
टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 35 लाख टूरिस्ट, जिसमें करीब 45,000 फॉरेन टूरिस्ट हैं जो कश्मीर के में गए हैं। जाहिर है जीडीपी में इंक्रीज हुआ है। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज में जाहिर है कि कमी आती है। तो पाकिस्तान काफी समय से रेस्टलेस हो रहा है इस बात को लेके कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है। टूरिज्म बढ़ने से उनको तकलीफ हो रही है, इस बात से नहीं कि टूरिज्म से रेवेन्यू आ रहा है, इस बात से कि दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। और 370 के एब्रोगेशन के बाद भारत ने जितने भी कदम वहां उठाए हैं उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। डेमोक्रेसी रिवाइव हो रही है इन द सेंस कि वहाँ इलेक्शंस हुए हैं। तो ये सब चीजें उनको हजम नहीं हो रही। देखिए बहुत सी चीजें हैं। आई मीन एक टूरिस्ट, ये जो रिलीजन स्पेसिफिक अटैक था, मेनली हिंदूज को टारगेट किया गया था, पूछा गया था, ये अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। अब मुझे नहीं मालूम इसका कितना लिंक है जो हाल में बहुत सारी चीजें हुई हैं। एक तो वो मुनीर की जो भाषण था जिसमें उसने बार बार इस चीज को दोहराया कि हम एक अलग कौम है और इस चीज को हमें आने वाली जनरेशन को बताना चाहिए कि हिंदू मुसलमान दो अलग चीजें हैं, एक साथ नहीं रह सकते, हिंदूज को हमें टारगेट करना है। एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा मैसेज वर्ल्ड को देना कि देखिए कश्मीर को एक बार फिर से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करना, ये मैसेज देना कि यहाँ पे जो सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। कहीं ना कहीं इसका जाके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स पे भी पड़ता है, उनके माइंडसेट पे भी पड़ता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का। हो सकता है ये मैसेज इवन अमेरिकन के लिए हो कि देखिए आप अपने आप को आप क्लेम करते हैं कि भारत और जो यूएसए है वो सेम पेज पे हैं आतंकवाद को लेके, दोनों देशों की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है आतंकवाद को लेके, लेकिन हम तो इस चीज को नहीं मानते हैं। तीसरी बात आप देखिए कि मुझे नहीं मालूम इसका कितना लिंक जो हमने अभी हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अडॉप्ट किया है, ये सब चीजें अप्रैल में हुई है। माइंडेड शुड बी अप्रैल की शुरुआत में वक्फ अमेंडमेंट बिल अडॉप्ट हुआ है जिसके खिलाफ कुछ मिसगाइडेड लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बट इसी पर सर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, वो लेने से पहले जरा एक बार क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है और साथ ही दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात हुई है। जेडी वेंस ने कहा है ट्रंप सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन जेडी वेंस की तरफ से दिया गया। आतंकवाद से लड़ने में यूएस भारत के साथ। I want to just, of course, issue our condolences to the people of Kashmir who were affected by this terrible terrorist attack. The president's already spoken with Prime Minister Modi. I believe I'll be speaking with him later this afternoon. And obviously, we're providing whatever assistance and help we can provide to the government, to the people of India. But I want to just, of course, issue our condolences to the people of Kashmir who were affected by this terrible terrorist attack. The president's already spoken with Prime Minister Modi. I believe I'll be speaking with him later this afternoon. And obviously, we're providing whatever assistance and help we can provide to the government, to the people of India. और देखिए इसी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट टेररिज्म की एक रिपोर्ट जो 2022-23 की है वो ये मेंशन करती है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो ना के बराबर की है और बल्कि उनको सुविधा भी दी जाती है। अभी हाफिज सईद का एक्टिव होना, बहावलपुर में उसका शादी समारोह में शामिल होना, वहाँ पर फ़लस्तीन कश्मीर का जिक्र करना, जिहाद का जिक्र करना, क्या इस बात की संभावना को भी प्रबल करता है कि मसूद अजहर एक्टिव हुआ है और क्या ये प्लानिंग वहाँ से की गई? आंचल मल्होत्रा साहब हैं तो मुझे प्लीज़ कन्फर्म कीजिएगा, मुझे उनसे काउंटर क्वेश्चन लेना है। आंचल जी हैं, पीसीआर आंचल मल्होत्रा जी हैं हमारे साथ। इसी बीच में जरा पहले कुछ तस्वीरें आई हैं, ये हमले का वक्त का जो हमले के समय का जो वीडियो सबसे पहले जो सामने आया वो ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है। लगातार तस्वीरें इस हमले को लेकर भी देखने को मिली हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है, एनकाउंटर की खबरें हैं, जो द रेजिस्टेंस फोर्स के आतंकी हैं उनको घेर लिया गया है सुरक्षा बलों द्वारा, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जगह जगह एनकाउंटर्स भी देखने को मिल रहे हैं और उसको लेकर कुलगाम में जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सुरक्षा बलों का ये एक्शन है, टीआरएफ के आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। मीनवाइल खन्ना साहब आपके पास आती हूँ, काउंटर क्वेश्चन मैं स्पेसिफिकली अचल सर से ही लूंगी, लेकिन सर एफएटीएफ की रिपोर्ट खन्ना साहब कहती है कि पाकिस्तान आतंकी फंडिंग को रोकने में विफल रहा है। कई बार उसे चेतावनी दी कि लश्कर जैसे जो संगठन है उनको वो किसी तरीके की पनाह ना दे, उनको किसी तरीके का कोई सपोर्ट ना दे, लेकिन हाफिज सईद
और ऐसे लोगों का एक्टिव पाकिस्तान में होना पाकिस्तान के उस डबल स्टैंडर्ड को बार बार एक्सपोज करता है। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, 1971 के बाद में उन्होंने बताया था कि जब ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन गया था, तो उस टाइम के अंदर उन्होंने बोला था कि हमने मतलब जो है इंडिया को जो है 1000 जख्म करने हैं। उस टाइम के अंदर भुट्टो के अंदर बोला था। उस टाइम के अंदर उनको ये भी देखा, पता लग गया था जो है उस टाइम के 71 वॉर के अंदर ही, और उसके बाद में ये कारगिल ऑपरेशन के अंदर भी, कि वो डायरेक्टली इंडियन आर्मी के साथ में या इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ में वो कभी भी जो है अपना मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो उसको जो है वॉर बाय अदर मीन्स मतलब जो है दूसरे संगठन हैं उनको सिर्फ आप फाइनेंशियल सपोर्ट दो, उनको जब ट्रेनिंग दीजिएगा उसके साथ के जो है उनको वेपन दिएगा, तो वो मतलब जो कर रहे हैं इन अलग अलग जो है आतंकवादी जो ग्रुप वगैरह है करने के लिए। तो इसीलिए जो उनको लिए पाला गया है, और ये है जो है बार बार ये छुप तो नहीं सकता है, क्योंकि ये बार बार कार्रवाई कर रहे रखने के लिए यूएन के ऑर्गेनाइजेशन इनको खुद सभी को तो नहीं किया, पर काफ़ी को उन्होंने ऑलरेडी इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उनका ये कहा गया था कि पाकिस्तान को इसको अगेंस्ट कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती है। पाकिस्तान आर्मी अगर ये कह दे कि ये मतलब हमें कुछ नहीं करेंगे करने के लिए, तो उनका आपस में उनकी जो इम्पोर्टेंस है विद इन पाकिस्तान खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए कहने का मतलब है ये एक किस्म से ये कैच 22 सिचुएशन वगैरह है करने के लिए पाकिस्तान ना तो उसको छोड़ सकता है और ना ही उसको पकड़ सकता है। कोई भी सरकार है वहां पर ये नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान आर्मी खुद ही मतलब इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। ठीक है, भूषण दीवान सर आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सर फैक्ट्स डेटा ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी दर्ज नहीं है। फिर साथ साथ सर पीओके, अभी रिसेंटली हमने देखा कि हमारी सरकारों ने पीओके का जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट, घबराहट पीओके के नाम से ज्यादा थी, उसका ये रिएक्शन या आतंकवादियों को भेजना, ये हमला करना, या अब इसके बाद जो भारत काउंटर अटैक करेगा या जिसकी तैयारी के साथ भारत अभी चर्चा कर रहा है कि आगे वो क्या करने वाला है, पाकिस्तान के लिए वो ज्यादा मुश्किल होगा? पूर्णिमा जी, ये सारे फैक्टर्स हैं, साथ में ये फैक्टर भी है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान एक्टिव हो गया है और चीन से भी इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब पाकिस्तान की खुद की हालत खस्ता है तो आर्मी यही काम करेगी जो कर रही है, एक्सटर्नल काम करेगी जो कर रही है। और पूर्णिमा जी, मैं बहुत खुश हूं आपके चैनल पे बात सुन के, आपकी बातें, आप काफी डीप रिसर्च है आपकी। मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, देखिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीन स्तंभ तो हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में है, और चौथा पिलर जो है मीडिया है। आपका टॉप मीडिया चैनल है, कृपा करके जब इस टाइप का चीज होता है आप करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरी गुजारिश ये है, हर हफ्ते इतवार को कोई दिन फिक्स रखें, 40 मिनट 1 घंटा, इस पे आप चुस्त दुरुस्त करें सरकार को, सबको क्या तैयारियां हो रही हैं। नहीं तो फिर बिल क्लिंटन आया था 20 मार्च को, 15 साल पहले। जरा तस्वीरें दिखानी है सर, कुछ विजुअल्स मुझे दिखाने हैं, और फिर उसके बाद देवनाथ सर आपसे और साथ ही सिंह साहब आपसे भी एक क्लोजिंग कमेंट क्विकली लेके बस वाइंड अप करूंगी मैं। साथ ही अगर देवनाथ सर आप थोड़ी सी मुझे हेल्प कर पाए, ये जो उरी से जो इन्फिल्ट्रेशन हुई उसके थर्मल इमेजेस हैं, इनको हम थोड़ा सा अगर आप मेरे लिए इसको ब्रीफ कर। थर्मल इमेजेस का मतलब है कि ये नॉर्मल विजिबल रेंज में जो लाइट होती है डे में, उससे नहीं ली गई है, ये इंफ्रारेड कैमरा से ले गई है। इसमें क्या होता है कि रात के अंधेरे में भी हम देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि 2 आतंकवादी जो हैं चीड़ के घने जंगल में से सामने की तरफ गुजर रहे हैं। ये बैकग्राउंड में जो आप सफेद सफेद देख रहे हैं, ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पर अभी तक 1 से 2 फुट की बर्फ है जो आस्ते आस्ते पिघल रही है। होता यह है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम जो है वो लॉन्च पैड से इन लोगों को रात के अंधेरे में घुसा देती है। लेकिन अब इंडियन के आर्मी के पास हैंड हेल्ड थर्मल इमेजिंग सिस्टम है, इंफ्रारेड डिवाइसेस हैं, और उसकी मदद से हम इन आतंकवादियों को रात के अंधेरे में भी 8 से 10 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं। आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद आप देखेंगे कि इन्हीं थर्मल इमेजिंग सिस्टम पर लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल लगी होती है, जिसको जीरो इन करके 3 किलोमीटर की दूरी से ही इन दोनों को ढेर किया जा सकता है, जो कि हमने असल में करके दिखाया।
इन दोनों को मार डाला गया। ये दोनों अभी जन्नत में हैं 72 हूरों के साथ। सिंह साहब जरा इन तस्वीरों पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है। और इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम वी ऑल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आतंकी एंटर करते हैं। हमारे पास टेक्निक है बहुत एडवांस, जैसा कि देवनाथ सर भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने लिए मुफीद मौका ऐसा ढूंढ लेते हैं कि वो इन्फिल्ट्रेट कर सके। और फिर उस पर सर लोकल सपोर्ट इन, ये देखिए, ये जो अभी देवनाथ सर बता रहे थे, जो इन्फिल्ट्रेशन करके आतंकी पहुंचा था उसको कैसे ढेर कर दिया, उसकी दूसरी तस्वीर थी। सिंह साहब, ये लोकल्स की जो हेल्प है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अभी टेररिस्ट के नाम सामने आ रहे हैं उसमें एक लोकल टेररिस्ट का भी नाम है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा डैमेज है, क्योंकि मुख्य धारा में कश्मीर के लोगों को जोड़ने की कवायद सरकार कर रही है, लेकिन क्यों नहीं वो परिवार आगे आ जाते जिनका अपने घर का कोई किसी आतंकी समूह को ज्वाइन कर लेता है, लश्कर के साथ चला जाता है, द रेजिस्टेंस फोर्स के साथ चला जाता है। तो ऐसे में ये हेल्प कितनी फ़ायदेमंद होगी अगर कश्मीर में लोगों की मानसिकता में बदलाव आए कि हमें कश्मीर को सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल। मैंने जम्मू कश्मीर में भी नौकरी की है और वहाँ के जो आवाम हैं वहाँ पे यही देखने को मिला कि वो प्रो पाकिस्तान की बातें करते थे, लेकिन 370 एब्रेशन के बाद में कुछ उनकी मानसिकता में बदलाव आया है। रही बात, जब मानसिकता में बदलाव आया है तो जो आतंकी हैं और जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनको वो निर्देश देते रहते हैं, और वो जो लोकल आवाम है LOC के पास में जो गांव हैं या वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनसे पाकिस्तान की तरफ से भी निर्देश मिलते हैं कि ऐसे ऐसे आपने जो आतंकियों की मदद करनी है। लेकिन हमारे पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि देवनाथ जी ने बताया कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी से हमने चुन चुन करके इनको हमने जन्नत में पहुंचाया है। तो उस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उसका हम पूरा उपयोग करें, उपयोग करके और इस आतंकवाद को हम ख़त्म करें। और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं या लोकल आवाम हैं वहाँ का J&K का, उनको भी हम चिन्हित करें, उनको भी हम पहचानें कौन इनकी मदद करता है, और उनको भी हम जो है सबक सिखाएं। साथ के साथ हम पाकिस्तान को भी एक उस टाइप से एंड ऑफ द टेररिज्म के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, और वो कदम ऐसे होने चाहिए जैसे हमने बालाकोट में उठाया था। एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं, मेराइन्स हैं, सबमरीन्स हैं, और हमारे पास हथियार हैं, उनका उपयोग करके पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया जाए। ज़रा इस बीच में कुछ तस्वीरें दिखानी होंगी, और इन तस्वीरों के बाद वो तस्वीरें भावुक करने वाली ना, इनको बताने की ज़रूरत पड़े, इसी बात की उम्मीद की जा सकती है। और सरकार इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाए, ये बहुत ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर। बहुत बहुत शुक्रिया अचल सर, मेरे पास समय इतना ही था। मौसमी सचदेव हमारे साथ जुड़ी थी, JP सिंह सर, BK खन्ना साहब, भूषण दीवान जी, और साथी UK देवनाथ सर, आपका भी शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।